तो अभी तक हमने देखा था कि जिन और सियाओ फान फेंगसियांग वैली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां के बहुत सारे बेल अपने आप ही बजने लगे थे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सबको इनके बारे में पता चल गया था और इसलिए वे सब इनको पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वे फिर से इन पर अटैक करके इनको मारने लगते हैं और अब इस तरह से वे दोनों यहाँ से बचकर भागने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे जहाँ कहीं भी जा रहे थे वहाँ की बेल बजने लगी थी और इसलिए वे दोनों इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं। और सियाओ फान कहने लगता है कि क्या इन बेल के पास में आंखें हैं जो कि बिना हवा के ही बज रहे हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इनका पीछा करने लगे थे, इसलिए वे दोनों भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वे इनके हाथों में आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फेंगसियांग वैली वाले भी इतने आसानी से इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे भी इनको पकड़ने के लिए लगातार इनका पीछा कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली भी इनका पीछा करने के लिए निकल गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ फान और जिन काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वे दोनों अब इनके बीच में फंसने वाले होते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान किसी भी कीमत पर इनके हाथ में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इन लोगों को मारने लगता है और फिर इस तरह से वे दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इन दोनों का यहाँ से बच पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि फेंगसियांग वैली वाले अभी भी लगातार इनका पीछा कर रहे थे। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इनको सामने से घेरने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन और सियाओ फान इतने आसानी से इनके हाथ में नहीं आने वाले होते और इसलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से एक और लड़का भी इनको रोकने के लिए आ गया था, जिसे देखकर सियाओ फान भी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है और वे दोनों फिर से इनके हाथों से बचकर वहां से भागने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले होते हैं, क्योंकि सामने से बहुत सारे लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अपने पावर का यूज करके इन सभी को मार दिया था और वो एक बार फिर से इनके हाथ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंकल मास्टर भी अब यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने फायर पावर का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक करने लगता है और इसीलिए वे दोनों भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि इन पर अटैक करने के लिए चारों तरफ से वे लोग आ गए थे, इसलिए वे दोनों अब इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो इनके अटैक से बचने के लिए किसी बैरियर का यूज करने लगे थे। लेकिन सियाओ फान को समझ में आ गया था कि इस तरह से हुआ तो इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए चारों तरफ से बहुत सारे लोग आ गए थे। इसलिए सियाओ फान डिसाइड करता है कि वे माउंटेन के एक जगह से होकर निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर जिन भी इसके लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वे दोनों तुरंत ही अपने पावर का यूज करके आसपास के लोगों के अटैक को रोक लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर सियाओ फान तो यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बैरियर एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए जिन अभी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो इसके अंदर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई थी। तभी हम देखते हैं कि अंकल मास्टर भी अपने बहुत सारे लोगों के साथ में यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि हमें इसे किसी भी तरह से जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि मैं उससे बहुत सारी चीजों के बारे में पूछना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर उसके सभी लोग इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि अंकल मास्टर अपने पावर का यूज करके जिन के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसे देखकर अब जिन भी खुद को बचाने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है। मगर अब हम देखते हैं कि वो इस तरह से ज्यादा टाइम के लिए नहीं बच सकती थी, क्योंकि अब उसे कैद करने के लिए चारों तरफ से बहुत सारे चैन आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान माउंटेन के पीछे से ये सारी चीजें देख रहा था, जबकि वहीं जिन अभी भी बैरियर के अंदर बहुत बुरे तरीके से कैद होती है और वो काफी कोशिश करने के बाद भी वहां से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अपने पावर का यूज करके बैरियर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर अंकल मास्टर और ली इस बात से परेशान हो गए थे, क्योंकि अब उस अटैक की वजह से
बैरियर में दरार आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जीन भी यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और फिर वो तुरंत इस बैरियर को तोड़कर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकल मास्टर अब इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वे दोनों इतने आसानी से इसके हाथों से बचकर निकल गए। वहीं हम देखते हैं कि जिन सियाओ फान के साथ में वहां से निकल गई थी, जहां पर वो सियाओ फान से उसके हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहती है क्योंकि अगर वो इसकी हेल्प नहीं करता तो वो यहाँ पर नहीं बच पाती। लेकिन इस पर सियाओ फान उसे कहता है कि इसमें तो हम दोनों का ही फायदा है और इसलिए ये मैटर जैसे ही सॉल्व हो जाएगा हम दोनों यहाँ से अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाएंगे। वहीं यहाँ ली से पूछती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, जिस पर ली कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वो इंट्रूडर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर वो अंकल मास्टर से कहता है कि आप ही उनको हैंडल नहीं कर सके। तब इसके बारे में सुनते ही अंकल मास्टर उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूजलेस हूँ। जिसके बाद ली भी उससे कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तभी यांग कहने लगती है कि यह मैटर तो बहुत ही सीरियस है और इसलिए मुझे लगता है कि हमें वैली मास्टर से इसके बारे में बात करना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर अंकल मास्टर कहने लगता है कि मुझे सीनियर यून से किसी चीज के बारे में रिपोर्ट करना है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ली कहने लगता है कि वैली मास्टर तो अभी एग्जाइल में है और इसलिए अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो ली से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और फिर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि ली ने वैली मास्टर के पास जाकर सारी चीजों के बारे में बता दिया था। जिस पर वैली मास्टर कहता है कि जो यहाँ पर आया था कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने फिश क्लैन के चिप को भी मारा है। तब इस पर ली कहता है कि इस बात का बहुत ज्यादा चांस है और अब ऐसा लगता है कि डेथ मार्स में फिश मॉन्स्टर के होने की बात सबको पता चल गई है, जिसकी वजह से वो इसके बारे में पता लगाने के लिए आए होंगे और फिर इस तरह से हम इसमें इन्वॉल्व हो गए। तभी वैली मास्टर ली से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर जो आया था वो कौन है। लेकिन इस पर ली कहता है कि वे दोनों बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से भाग गए और इसी वजह से हम उसके बारे में कुछ भी पता लगा नहीं पाए। जिसके बाद वैली मास्टर थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि अगर हमने उस समय डेथ सुन को हासिल कर लिया होता तो फिर आज का दिन हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। तब इस पर ली कहता है कि मैंने आपको निराश किया इसलिए आप इसके लिए मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन इस पर वैली मास्टर उसे कहता है कि अब तुम इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि वैसे भी तो इस बार वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ से बचकर आ पाना ही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर वो ली से कहता है कि अब यहाँ पर कोई आने की कोशिश कर रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वैली के सभी स्टूडेंट को इसके बारे में अलर्ट कर दो और अब किसी को भी तुम यहाँ से बाहर जाने नहीं देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम अगले सीन में सेकंड लेडी को देखते हैं जो कि घोस्ट किंग से मिलने के लिए किसी जगह पर आई हुई थी और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने फायरबर्ड को फॉर्मेशन के अंदर कैद किया था और यहाँ पर कोई मास्टर अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को सेटअप करने में लगा हुआ था। जिसके दौरान हम देखते हैं कि इसमें एक ड्रैगन भी कैद होता है और अब वे फायरबर्ड को भी इसमें कैद करने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट किंग कुछ पिलर का यूज करके फायरबर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और अब इसके वजह से उसका ब्लड यहाँ के फर्नेस के अंदर जाने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायरबर्ड भी अब पूरी तरह से शांत हो गई थी और वहीं सेकंड लेडी इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी घोस्ट किंग उससे पूछता है तुम क्या सोच रही हो। लेकिन इस पर सेकंड लेडी कहती है कि कुछ नहीं। जिसके बाद घोस्ट किंग कहने लगता है फॉर स्पिरिचुअल ब्लड फॉर्मेशन आदि कंप्लीट हो गई है इसलिए अगर हमने किसी तरह से बाकी दो स्वीट मॉन्स्टर को भी पकड़ लिया तब उसके बाद इस पूरी दुनिया पर घोस्ट किंग का राज होगा। तभी वो सेकंड लेडी से कहता है कि तुम तो डेथ मार्च में गई थी और मैंने तुमसे सियाओ फान के ऊपर चुपके से नजर रखने के लिए बोला था, इसलिए क्या उसके बारे में तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तब इस पर सेकंड लेडी कहती है कि वहाँ पर सियाओ फान ने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे से लीड किया था क्योंकि वहाँ पर उसने बाकी सेक्टर के साथ में बहुत ही अच्छे से नेगोशिएट किया और इतनी खतरनाक सिचुएशन होने के बाद भी वो वहाँ से बहुत ही आसानी से आ गया। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि अचानक से उसने चिन वियान के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर दिया, जिसकी वजह से पता चलता है कि वह तो बहुत ही क्रूएल है। तब इस पर घोस्ट किंग कहता है कि वो पिछले कई सालों से मेरे होली स्ट्रीम को प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। इसके अलावा उसके पास में एक बहुत ही पावरफुल इविल वेपन भी है, इसलिए उसका अग्रेसिव और किलिंग नेचर के होने वाली बात तो पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि
जब वो लू से मिला था तो वहाँ पर उसने बहुत ही अजीब तरीके से एक्शन लिया था। इसलिए वो सेकंड लेडी से पूछता है क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी उसे इसके बारे में बताने से डर रही थी, जिस पर खोज टेकिंग उससे पूछता है कि क्या हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड लेडी भी अब इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि सियाओ फान और लू के बीच में जरूर कुछ है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब वो ब्लैक वाटर स्नेक का सामना करने के लिए गया था तब उस समय उसने लू को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में सुनकर खोज टेकिंग पूरी तरह से शांत हो गया था, इसलिए सेकंड लेडी अब यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अंकल मास्टर कुछ लड़कों को अपने साथ में लेकर बाहर जाने वाला था, इसलिए उनमें से एक लड़का कहता है कि सीनियर ने किसी को भी यहाँ से बाहर जाने से मना किया है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अंकल मास्टर उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहता है वे दोनों तो अंदर आकर यहाँ से भाग भी गए, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसी तरह से शांत रहूंगा। फिर वो कहने लगता है कि मुझे उनके लोकेशन के बारे में पता है और इसलिए हम वहाँ पर उनको बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ फान काफी परेशान लग रहा था, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से कोई भी एक्शन बहुत सोच समझ कर ले रहा है, इसलिए वो परेशान है कि इसके बाद भी वो इतने आसानी से क्यों पकड़ा जा रहा है। तभी जीन कहती है कि क्या तुम परेशान हो, वे बेल अचानक से क्यों बजने लगे थे। जिसके बाद सियाओ फान कहता है कि फिनसियांग वैली 3 ग्रेट सेक्ट में से एक है, इसलिए यह तो बिल्कुल सही है कि उनके साथ में डील करना इतना आसान नहीं है। तभी जीन कहती है चलो हम उनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं। जिस पर सियाओ फान कहता है कि हमने तो पिछले रात ही उनको डिस्टर्ब किया था, इसलिए मुझे लगता है कि अब फिनसियांग वैली के किसी डिसेबल को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं जिनके पास में इसके लिए बहुत ही अच्छा प्लान था और इसलिए वो सियाओ फान से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अंकल मास्टर अपने लोगों के साथ में इनको पकड़ने के लिए आ गया था, लेकिन वे जैसे ही सियाओ फान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं तभी जीन उनमें से एक को बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि अंकल मास्टर और उसके लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए अंकल मास्टर और उसके लोग सियाओ फान के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जबकि इसे देखकर वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और इसीलिए वे भी उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अंकल मास्टर और उसके लोग इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी सियाओ फान को पकड़ने के लिए लगातार उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता और वो अभी भी इनके हाथों से बचकर बहुत ही आसानी से भाग जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अंकल मास्टर के सामने आकर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर अंकल मास्टर भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए सियाओ फान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान तो बहुत ही आसानी से यहाँ से बचकर निकल गया था। जिसके बाद अंकल मास्टर को समझ में आ गया था कि यह आदमी उससे बिल्कुल भी कम नहीं है और अब इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका एक आदमी तो गायब है, इसलिए अब इसके बारे में जानकर वो काफी परेशान हो गया था और वो तुरंत ही अपने लोगों से उसके बारे में खोजने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनको यहाँ के एक पेड़ के ऊपर मैसेज दिखाई देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। तब इसके बारे में पता चलते ही अंकल मास्टर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत इस पेड़ को ही काट देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सेकंड लेडी उस आदमी के साथ में होती है, जहां पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मास्टर गुनी यानी कि सियाओ फान के ओरिजिन के बारे में पता है। तब इस पर वो आदमी कहता है कि सेक्ट मास्टर ने इसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं किया और इसके अलावा उसका मार्शल आर्ट टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसके अलावा उसने ड्रैगन कोड कैरियर के वेसल के इंस्क्रिप्शन को समझने के लिए सेक्टर मास्टर का भी हेल्प किया था, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर फॉर स्पिरिचुअल ब्लड फॉर्मेशन को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सेकंड लेडी भी इसके बारे में सोचने लगती है और फिर वो कहते हैं कि बियाओ अगर जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। तब इस पर वो आदमी कहता है कि गुली फिर से साउथ वाले बॉर्डर की तरफ गया है, इसलिए इस बार हो सकता है कि ऐसा हो जाए। जिसके बाद अगले सीन में हम एक बहुत ही अजीब से पैलेस को देखते हैं, जहाँ से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जिस दिन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।